हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ये नाम आप याद रखिएगा, ये चैप्टर का नाम है। चलिए अब इससे पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर लेते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कॉर्पेल कितने भागों में बटा रहता है। तो आप याद रखिएगा, कॉर्पेल 3 भागों में बटा होता है। कॉर्पेल कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि 3 कोशिकाओं की समूह की रचना क्या कहलाती है। तो 3 कोशिकाओं की समूह की रचना कहलाती है अंड समुच्चय। क्या कहलाती है? अंड समुच्चय कहलाती है। उसके बाद अनुन्मलीय परागण किस में होता है? तो आप याद रखना, गूलर में होता है और मूंगफली में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो है हमारा अंडाशय के निषेचन से किसका निर्माण होता है। तो अंडाशय के निषेचन से निर्माण होता है फल का। आप याद रखिएगा, अंडाशय के निषेचन से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो, बीजांड के निषेचन से। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, सॉरी, चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अंडाशय के निषेचन से किसका निर्माण होता है? तो याद रखना, फल का निर्माण होता है। और अंडाशय के बाद हम लोग बात कर ले बीजांड की, तो बीजांड का यदि निषेचन होता है मान लो, तो बीजांड का निषेचन से किसका निर्माण होगा? तो याद रखिएगा, बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का। अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा नंबर कि भ्रूणपोषी जो होते हैं कैसे होते हैं? तो एक बीजपत्री होते हैं। जो भ्रूणपोषी पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो एक बीजपत्री होते हैं। कैसे होते हैं? एक बीजपत्री। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अनिषेक फल क्या होता है? अनिषेक फल क्या होता है? क्वेश्चन है हमारा अनिषेक फल क्या होता है। तो याद रखना, अनिषेक फल कौन है? तो अनिषेक फल का एग्जाम्पल आपके सामने है केला। कौन है? केला। केला एक प्रकार का अनिषेक फल होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो है मूलांकुर के विकास से तैयार कौन होता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इस प्रकार से आपका कि मूलांकुर के विकास से क्या तैयार होता है। तो मूलांकुर यदि विकसित होता है, मान लो ये हो गया चन्ना का बीज, तो चन्ना का बीज को उसको तुम बोते हो तो नीचे की ओर निकलता है मूलांकुर और ऊपर की ओर निकलता है परो। क्या निकलता है? परो। ये जो मूलांकुर है आगे चल के जड़ में विकसित हो जाता है और ये जो परो होता है वो तना में विकसित हो जाता है। ठीक है। और तना आगे चल के इस प्रकार का संरचना बनाता है। बीच में इस प्रकार की संरचना भी संधि टाइप संरचना बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं? पर्व संधि। और बीच वाले भाग को पर्व कहा जाता है। ठीक है। तो मूलांकुर यदि विकसित होता है तो किसका निर्माण करेगा? तो जड़ का निर्माण करता है। और वहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि परोह विकसित होता है, तो देखो क्या है? परोह। परोह यदि विकसित होता है तो किसका निर्माण करेगा? तो याद रखना, परोह विकसित होगा तो तने का निर्माण करेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर ले तो अगला क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बहुभ्रूणता का खोज किसने किया था? तो बहुभ्रूणता का खोज किया था, याद रखना, ल्यूवेनहॉक ने किया था। बहुभ्रूणता का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो द्विनिषेचन की खोज की थी नवास्चिन ने। किसने की थी? नवास्चिन ने। द्विनिषेचन की खोज आपसे कोई क्वेश्चन करे किसने की थी तो आप आंसर देंगे नवास्चिन। नवास्चिन, यहाँ पे च छूटा हुआ है, नवास्चिन आप लिखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवृतबीजियों में लैंगिक जनन के क्या आधार हैं। तो आवृतबीजियों में लैंगिक जनन का आधार क्या है? पुष्प है। क्या है? पुष्प। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन पे, जो कि है पुष्पों में, देखो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दोगे, पुष्पों में स्त्री केसर के जयांग संतति किस जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो किस जनन अंग का प्रतिनिधित्व करेगा स्त्री केसर? मादा जनन तंत्र का। और परागण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? परागकण जो होता है किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जनन तंत्र का। नर जनन तंत्र का ये प्रतिनिधित्व करता है परागकण। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि है आपके स्क्रीन पे ध्यान दोगे 14 नंबर क्वेश्चन। चलो यहाँ पे ध्यान दोगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है। जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है? तो याद रखिएगा बाह्य भित्ति में पाया जाता है। किस भित्ति में पाया जाएगा? बाह्य भित्ति में।
और अगले की बात कर लें तो है हमारा एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कोशिकाओं की संख्या आप याद रखना कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितने केंद्रिकाओं की संख्या होती है। केंद्रिकाओं की संख्या कितनी होगी एक परिपक्व भ्रूण कोश में, तो 8 होती है। और कोशिकाओं की संख्या होती है 7। परिपक्व भ्रूण कोश की बात करें तो एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या 7 होती है और केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 8। और अगला क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होता है कैसा। जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होता है वो त्रिगुणित होता है। कैसी संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीज पत्रों की संख्या होती है। तो कितनी होती है बीज पत्रों की संख्या, 2 होती है। कितनी होती है, 2। अगला क्वेश्चन है हमारा परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बीज पत्रों की संख्या होती है 1। देखो परिपक्व द्विबीजपत्री में बीजपत्री भ्रूण के अंदर बीज पत्रों की संख्या 2 होगी। परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। क्वेश्चन में ही आंसर, यहाँ पे द्वि आया तो 2 आया, यहाँ पे 1 आया तो 1। अगला क्वेश्चन देख लो। और अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, निषेचन के पश्चात, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान दो, निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है। तो फल का निर्माण अभी आपको बताया है शुरुआती दौर में ही कि अंडाशय परिपक्व होता है तो किसका निर्माण करता है, एक फल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, फल का। अर्थात निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं। तो याद रखना क्या बोलते हैं उसको, अनिषेक फलन कहते हैं या तो अनिषेक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है। तो पुष्पों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम यही होता है कि उसमें बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीज का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान दोगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इस प्रकार से कि आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक किनमें परिवर्तित हो जाता है। आवृत बीजी जो पादप होते हैं उनमें पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक किनमें परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाएगा, भ्रूणपोष में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि हरे नारियल का जो दूधिया जल होता है वो क्या होता है। तो एक तरल भ्रूणपोष होता है। हरे नारियल का जो दूधिया जल होता है क्या होता है, एक तरल भ्रूणपोष होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, जो कि है जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो एंडोस्पर्मिक पुष्प कहते हैं। कौन सा पुष्प कहेंगे, एंडोस्पर्मिक पुष्प। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ और देखो क्या है क्वेश्चन। प्रकृति में 80% जो परागण होता है, जो प्रकृति में 80% परागण की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, तो चिड़ियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, चिड़ियों के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है 1000 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 1000 परागकणों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो आप याद रखना 250 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेता है। जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन यदि होता है तो उसमें कौन सा जनन अंग भाग लेता है, तो भाग लेता है फूल। कौन सा भाग लेता है, फूल। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि है पुष्प कृषि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा 29वां नंबर, कि पुष्प कृषि को क्या कहा जाता है। तो पुष्प कृषि को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। अगला है पुष्प के नर जनन तंत्र संरचना को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग। और वहीं हम लोग बात कर लें मादा जनन संरचना की, तो मादा को हम लोग बोलते हैं जयांग। क्या कहते हैं, जयांग। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन है इस प्रकार से कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। तो परागकण में विशेषकर किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है पराग एवं स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। पेलिनोलॉजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पेलिनोलॉजी। पराग एवं स्पोर्स के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यमुखी कुल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देती है। तो 3 घंटे बाद जो सूर्यमुखी कुल के पौधे होती है वो अपनी जीवन क्षमता खो देती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है
आवृत पुष्प किस में होता है? क्वेश्चन क्या है? जो आवृत पुष्प होता है किस में होता है? तो कनकौआ में होता है। आवृत पुष्प किस में होता है? कनकौआ पुष्प। आवृत पुष्प कौन होता है? तो कनकौआ होता है। आपके एग्जाम्पल में दिखेगा आपको, आप इसे सही टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक से संयोजन करके संयोजन करके भ्रूणपोष क्या बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। नर युग्मक से संयोजन करके जो भ्रूणपोष होता है क्या बनाता है? द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, युग्मनज क्या होता है? तो युग्मनज होता है द्विगुणित संरचना, और जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? तो युग्मक जो होते हैं वो एक गुणित संरचना होते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि है चिर अस्थायी बाह्यदल किस में पाया जाता है? तो चिर अस्थायी बाह्यदल किस में पाया जाता है? बैगन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बैगन में। अगले क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 38वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा है, यहाँ पे ध्यान दो। 38वां नंबर क्वेश्चन ये है कि भ्रूणपोष क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? भ्रूणपोष क्या होता है? तो भ्रूणपोष एक जो होता है त्रिगुणित संरचना होती है। और फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है? फ्लोरिकल्चर से पुष्पों की खेती जो होती है, पुष्पों की खेती को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, परागकण विकसित होता है किसके द्वारा विकसित होता है? सॉरी, कहाँ पे विकसित होता है परागकण? तो आप याद रखना, परागकण जो विकसित होता है वो होता है लघु बीजाणुधानी में। कहाँ पे विकसित होता है? लघु बीजाणुधानी में। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो है हमारा, कौन द्विगुणित है? कौन जो संरचना है, कौन सी संरचना क्या है? द्विगुणित है। तो द्वितीयक केंद्रक जो होता है एक द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन में यदि युग्मनज दिया हो तो वो भी क्या है? द्विगुणित संरचना है। अगला क्वेश्चन है, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो सेमल में जो परागण होता है चमगादड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, भ्रूणकोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणकोष की उत्पत्ति आप याद रखना, गुरु बीजाणु जनन से होती है। किससे होती है? गुरु बीजाणु जनन से। अगला जो है, गुरु बीजाणु से होती है, गुरु बीजाणु जनन नहीं। ये जो क्वेश्चन आप देखें, भ्रूणकोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो याद रखिएगा गुरु बीजाणु से होती है। किससे होती है? गुरु बीजाणु से। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो है हमारा, पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोष तक पहुंचती है? देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोष तक पहुंचती है? तो याद रखना आप, बीजांड द्वारा। किसके द्वारा? ये जो पराग नलिका होती है किससे होकर भ्रूणकोष पहुंचती है? तो बीजांड द्वारा होकर ये कहाँ पहुंचती है? भ्रूणकोष तक पहुंचती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। जो द्वितीयक केंद्रक होता है बीज निर्माण के समय किस में परिवर्तित हो जाता है? तो बीज निर्माण के समय ये भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? भ्रूणपोष में। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि जाइगोट से भ्रूण बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जाइगोट से भ्रूण बढ़ने की क्रिया को हम लोग नाम देते हैं भ्रूणोद्भव। क्या नाम देते हैं? भ्रूणोद्भव। ये आप याद रखिएगा, भ्रूणोद्भव कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पुष्प कितने भागों में बटे रहते हैं? क्वेश्चन देखो क्या है, पुष्प कितने भागों में बटा रहता है? तो पुष्प जो होता है 3 से 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में बटा होता है मुख्य रूप से। कौन कौन भाग है? तो बाह्य दलपुंज, उसके बाद दलपुंज, उसके बाद अगला बारी आता है, आप याद रखना, अगला जो बारी आता है वो आता है आपका पुमंग और जयांग का। अर्थात पुष्प कम से कम 4 भागों में बटा रहता है। पुमंग पुष्प का कौन सा भाग है? तो पुमंग पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है। कौन सा भाग है? नर भाग। अगला क्वेश्चन है, परागकोश को 2 भागों में कौन सी रचना बांट देती है? तो परागकोश को 2 भागों में बांटने वाली रचना का नाम है योजी। क्या नाम है? योजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्री केसर का जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर का फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो है, कौन सी रचना में परागकण को पहचानने की क्षमता होती है? तो परागकण को पहचानने की क्षमता वर्तिकाग्र में होती है। किस में होती है? वर्तिकाग्र में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा,
पराग कोश में कितने कोष्ठ होते हैं? पराग कोश में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पराग कोश कितने पाली में बटा होता है? तो पराग कोश 2 पालियों में बटा होता है। कितने पालियों में बटा होता है? 2 पालियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन द्रव का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन द्रव का तापमान, उससे पहले क्वेश्चन आप इसको याद रखिएगा। ये पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पराग कणों को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? तो याद रखिएगा, पराग कणों को नाइट्रोजन द्रव में सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? नाइट्रोजन द्रव में। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन द्रव का जो तापमान होता है कितना होता है? नाइट्रोजन द्रव का तापमान आप याद रखना कितना होता है? 96 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पे हम लोग पराग कणों को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आप ध्यान देना है कि घासों में किसका परागकण मनुष्य में एलर्जी पैदा करता है? घासों में किस घास का जो परागकण होता है मनुष्य में एलर्जी पैदा करने की क्षमता रखता है, उत्पन्न कर सकता है एलर्जी? वो है दूब घास। कौन सा घास है? दूब घास। अब हम लोग अपने लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा। परागकण का जो केंद्रक होता है कितने असमान भागों में टूट जाता है? तो केंद्रक जो होता है 2 असमान भागों में बढ़ जाता है। परागकण के बाहरी चोल किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो याद रखना स्पोरोपालेनिन से बना होता है। किससे बना होता है? स्पोरोपालेनिन से। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी परत परागकण के ऊपर 2 परतों का निर्माण करती है? तो टेपिटम। कौन सी संरचना? टेपिटम। आप याद रखना, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड लेसन यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए और संभावना है कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, गारंटेड। तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिखकर इसको याद कर लीजिए और क्लास में इसको दिखा भी लीजिएगा कि सर मैं आपका लाइव क्लास से इस क्वेश्चन को लिख लिया हूँ। सो गाइस, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। आपको मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि इसे आप अपने 5 फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होगा, तो आप भला करिएगा तो आपका भी भला होगा, ठीक है। कर भला तो हो भला कहा जाता है ना। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।